नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आप लोगों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने शतरंज का खेल ना खेला हो। आप में से ज्यादातर लोग इस खेल से भली भांति वाकिफ भी होंगे। इस खेल में सबसे आगे प्यादे होते हैं, उसके बाद हाथी, घोड़ा, वजीर, रानी, राजा, इन सब के बीच घिरा होता है। राजा की सुरक्षा के लिए ये पूरा दमखम लगा देते हैं। राजा अपने घेरे में बैठा रहता है, पूरा खेल चलाता है, सारी चालें चलता है। कुछ ऐसा ही आजकल चुनावी रण में भी होता जा रहा है, जहां राजा के तौर पर सियासी पार्टी का सीएम फेस, यूं कहा जाए सबसे बड़ा नेता होता है, जिसके इर्द गिर्द सारी रणनीति गढ़ी जाती है और वो पूरी टीम की अगुवाई करता है। खासकर जहां विधान परिषद है, यानी कि उच्च सदन है, वहां सीएम फेस खुद चुनाव न लड़कर प्लान बनाता है, मोहरे सेट करता है, टीम को लीड करने पर ज्यादा ध्यान देता है। यूपी के पिछले 3 चुनावों में कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां सीएम ने चुनाव न लड़कर विधान परिषद का सेफ रास्ता चुना और सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए। चाहे 2007 में मायावती हो, 2012 में अखिलेश यादव हो या 2017 में योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो, सभी ने चुनाव के दौरान पूरा दमखम दिखाया। नेताओं को अपने अपने हिसाब से सीटें दी, सेट किया, चुनावी रणनीति बनाई, लेकिन सीधे तौर पर मुकाबले में उतरने से गुरेज किया। इस बार भी ऐसी ही स्थिति बनती दिखाई दे रही है, जहां शायद ही ये तीनों और चौथी नेता, उन्हें भी गिन लेते हैं, प्रियंका गांधी, कोई भी आपको चुनावी मैदान में अपना निर्वाचन दाखिल करता नजर न शायद ही आए। इस सिलसिले की शुरुआत सपा के अखिलेश यादव ने कर ही दी है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि वो 2012 और 2017 की तरह इस बार भी चुनावी रण में आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जग जाहिर है कि सपा के पास अखिलेश यादव सबसे बड़े चेहरे हैं, तो वो अपने आप को चुनाव लड़कर खपाते हुए नजर आए, ऐसी उम्मीदें कम हैं। वहीं सीएम योगी, मायावती और प्रियंका गांधी को लेकर आने वाले दिनों में फैसला आपको सुनने को मिल सकता है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। सवाल खड़े होते हुए, मसलन चुनावी बिसात, क्यों बड़े चेहरे चुनाव से बाहर क्यों आखिरकार बचते नजर आते हैं? कहने को बड़ा चेहरा है, बड़े नेता होते हैं, लेकिन चुनाव से डर जाते हैं। सियासी डगर, क्या सत्ता हारने का सता रहा डर? 2022 की बूते आई, चुनाव से दूरी, कहीं बड़े चेहरों को पड़ ना जाए भारी। यूपी के साथ क्या विधान परिषद का रास्ता आ रहा रास? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय बना हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे जल्दी से करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी जुड़े हुए, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत स्वागत है। बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, आपका। विक्रम राव भी हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के विक्रम राव जी आपके साथ करना चाहूंगी। क्या वजह नजर आती है सर? कहने को ये बड़े चेहरे हैं, लेकिन चुनाव से भागते हैं, किस वजह से? क्या डर इनको सताता है? शिल्पा, मेरे पास एक खबर है जी, जो शायद आपके चैनल के लिए एक्सक्लूसिव होगी जी। आज सुबह विस्तारा एयरलाइन से मैं दिल्ली से लखनऊ आ रहा था जी। अखिलेश यादव मेरे साथ यात्रा कर रहे थे। तभी मेरे मोबाइल पे फ्लैश आया कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं उठ के उनकी सीट पर गया, उससे पूछा कि तो रण छोड़ाई वाली बात हो गई है, आप छोड़ के चले जा रहे हैं, तो किस तरह आप सेनापति चला जाए तो सेना क्या होगा? उनका नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा और लड़ के दिखाऊंगा। तो बड़ा आश्वस्त ढंग से बोले। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो वेरीफाई करनी होगी, क्योंकि अखिलेश ने साफ कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने तो पूछा भी था, अगर आप इसका मकसद ये होगा कि आप चुनाव हार रहे हैं, ये इसका इंटरप्रिटेशन होगा, ये आज की बात है जी। लेकिन वजह क्या नजर आती है? क्योंकि अखिलेश यादव ने ना 2012 में लड़ा था, ना 2017 में लड़ा, और इस बार वो कह तो रहे हैं लड़ूंगा। अब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या इस खबर के पीछे की असली हकीकत है, वो तो जब वो खुद सामने आकर बताएंगे तभी पता लग पाएगी। तमाम तरह के कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता क्या है राव साहब, क्यों आखिरकार बड़े बड़े चेहरे भागते हैं? चाहे मायावती की बात कर ले, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बात क्यों ना कर ले, विधान परिषद का रास्ता क्या उन्हें सेफ रास्ता नजर आता है?
शिल्पा से दो पहलू है। पहला पहलू यही है, वो चुनाव लड़ते हैं और कहीं कंबाइंड ऑपोजिशन ने खड़ा कर दिया किसी उम्मीदवार को, हाँ। उसमें हारने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। और कहीं अगर सेनापति चुनाव हार गया, हाँ। तो बहुमत आ भी जाए तब भी क्या हालत होगी विधानसभा में, ये प्रश्न, ये आशंका जागती है। दूसरा ये है, ये पहले भी लोग कर चुके, यही रही मायावती वगैरह भी, कि इनडायरेक्ट वे जो अप्रत्यक्ष रूप से विधान परिषद पहुँच के न झमेला न कुछ मारपीट, सीधे इलेक्शन पार्टी एमएलए से जिता दिया। लेकिन उससे एक नाकामी का सबूत होगा वो, कि नेता ही जब चुनाव नहीं लड़ रहा है, बाकी विधायक कैसे लड़ेंगे, उनको इंस्पायर कौन करेगा, उनके पास ताकत क्या रहेगी और शक्ति क्या रहेगी, प्रेरणा क्या रहेगी। नेता लड़ता है तो प्रेरणा होती है। मैं आपको बताऊँ, ये किस्सा था सीएन अन्नादुराई पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तमिलनाडु में 1967 में, चुनाव हार गए, तो उनका मुख्यमंत्री बनना तय था। तब उनके खिलाफ सारी पार्टी यही हो गई, और यही कामराज नाडा के खिलाफ, कामराज नाडा जो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, लड़ गए चुनाव, और एक 25 साल के विद्यार्थी ने कामराज नाडा को हरवा दिया, मुख्यमंत्री बनने से रह गए वो। तो ये भी एक आशंका बनी रहती है कि चुनाव हार गए तो क्या होगा। और ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का भला कौन भूल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। ये सिंगूर की जो बात है सबके सामने है, इतनी बड़ी शेरनी बन रही थी वो, चुनाव हार गई, और बाद में बात तो सेकंड हैंड हो गई, फर्स्ट हैंड तो हार गई। ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। अमरनाथ अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। अमरनाथ जी, आप आखिरकार बड़े चेहरे, बड़े नेता चुनाव से क्यों बाहर होते नजर आते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं विश्वास है, कुछ नीतिगत फैसले भी होते हैं, और अभी जो ये अखिलेश यादव जी और जिस तरीके से मायावती जी की बात हुई है, निश्चित ही विश्वास की कमी है, इसलिए चुनाव की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से राजनीतिक माहौल प्रियंका जी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक नई रोशनी, नई दिशा ला रहा है, एक नई ऊर्जा है। आज वोटर ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, इस प्रदेश की जनता ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है, और निश्चित है जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, गोरखपुर हो चाहे बनारस हो, और जिस जनता के मुद्दों को प्रियंका गांधी ने जिस मजबूती से उठाया है और गिरफ्तार दी है बार बार, तो अब आप ये देखिएगा आने वाले समय में बहुत सारे परिवर्तन होने जा रहे हैं, और होंगे राजनीतिक परिवर्तन। जो झूठ है उसकी कलई खुलती चली जा रही है, जनता के ऊपर जो अत्याचार लगातार हो रहे हैं, और जितने भी इनके बचाव हैं, जिस तरीके से अपराधियों के बचाव किए जा रहे हैं, जनता सब देख रही है। महंगाई जो हालत है, कोरोना काल में जो सरकार लगता था है ही नहीं प्रदेश में, तो इन सब कामों की वजह से आज चुनाव लड़ने में अपने को असहज महसूस कर रहे हैं नेता, और कुछ विपक्ष के नेता जिन्होंने चुनाव इन सब परिस्थितियों में भी जनता की आवाज जो नहीं बनी, जिनकी पार्टियां, वो असहज महसूस कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस की कमी आपने यहाँ पर बताया, वाकई में क्या कॉन्फिडेंस की कमी इसके पीछे फैक्टर माना जाए, या फिर वहां की जमीनी हकीकत से वो वाकिफ हो जाते हैं, जिस वजह से वो असहज महसूस करते हैं, जिस वजह से वो हिम्मत नहीं कर पाते चुनाव में उतरने की? राहुल गांधी का एग्जाम्पल भी सर इसके सामने है, अमेठी और वायनाड। हाँ, लड़े ना वो, में कोई कमी नहीं थी, लड़े लगातार, उसमें कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, मैंने आपसे, जो सत्ता में बैठे हैं या जो विपक्ष में हैं, जो अपना काम नहीं करे, कोरोना काल में दूसरे राजनीतिक दल, ऐसा लगता था प्रदेश बिल्कुल बेहाल है, जनता किसी के हवाले है ही नहीं। आज उस समय भी प्रियंका गांधी जी ने मोर्चा संभाला, ऑक्सीजन भेजे, ऑक्सीजन टेंडर पूरे टैंकर भेजे, इसके अलावा 1000 बसें थी जिसको इस सरकार ने कंट्रोवर्सी में डाल दिया था। अरे आपको जितनी मिली उतना काम करते। जिस तरीके से लगातार खाना बनता रहा है पूरे प्रदेश में, कांग्रेस कार्यालयों, मुख्यालयों पे प्रवासी जिस तरह से प्रवासी मजदूर आए हैं, उनकी जो सेवा कर सकते थे पार्टी ने की है, और कोई राजनीतिक दल दिखा नहीं कहीं। ठीक है, राकेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक है। राकेश जी, सियासी डगर क्या सत्ता हारने का सताता है डर, इस वजह से क्या हिम्मत नहीं हो पाती? और सबसे पहले तो अखिलेश यादव पर ही आप जरा स्थिति को क्लियर कीजिए, क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? दो तरह की खबरें इस समय मीडिया में है, बताइए सर। देखिए, अखिलेश यादव जी कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, और अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो हैं, आजमगढ़ से सांसद हैं।
चुनाव लड़ते चले आए हैं और लड़के ही सांसद हैं। ये कहना कि हार के डर से नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं मुखिया के ऊपर, और सांसद वर्तमान में है ही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि निर्णय लिया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है और बाद में देखा जाएगा, तो बिल्कुल सही निर्णय है उनका कि पूरे प्रदेश में जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बिना उनके मदद के, बिना उनके मीटिंग के, बिना उनके रैली के उनके क्षेत्र में नहीं विधायक बन सकते हैं। पहले उनका दायित्व भी बनता है कि अपने परिवार के जो कार्यकर्ता हैं उनको विधायक बनाएं। वो तो जहां पे लड़ेंगे वहीं पे विधायक हो जाएंगे। जी, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है राकेश प्रताप जी कि अगर सेना का सेनापति ही इस तरह का बर्ताव शो करेगा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी उसके अंदर झलकेगी, तो कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह का संदेश पहुंचेगा? सैनिक फिर किस तरह से चुनावी जंग को मजबूती के साथ लड़ पाएंगे? ऐसा है, मायावती जी 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हुई और कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा वो, और इसके पहले 12 में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे वो चुनाव नहीं लड़े थे, विधायक नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री बने तो विधान परिषद से उन्होंने 5 साल बिल्कुल सुचारू रूप से इस प्रदेश का संचालन किया। और आज जो वर्तमान यही तो जानना चाह रही हूँ ना कि चैलेंज क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों आखिरकार चुनावी अखाड़े में नहीं उतरते? जनता का वोट पाकर जाइए ना। बात चैलेंज की नहीं है, बात इतनी जिम्मेदारी है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, उसके जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। 403 क्षेत्रों में वो चुनाव लड़ते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, और 403 क्षेत्रों में चुनाव लड़ते हैं। 403 क्षेत्रों में जाके वो रैली करते हैं। 403 क्षेत्रों में से ज्यादातर विधायक उनके नाम पर जीत के आते हैं, उनकी रैली के माध्यम से जीत के आते हैं। इसलिए कहीं इसमें कोई ये नहीं है कि वो चुनाव हारने के डर से, चुनाव अभी लगातार लोकसभा का जीतते चले आए हैं। अभी भी आजमगढ़ से भारी बहुमत से चुनाव जीतकर, लेकिन विधानसभा का नहीं, भारत की पार्लियामेंट 2012 का ना 2017 का। चलिए ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी जी, मैं तो ये भी कहूंगा कि जो ठीक है सर, आऊंगी आपके पास। धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए। धनंजय जी, योगी आदित्यनाथ जी का क्या स्टैंड है? वो लड़ने वाले हैं चुनाव इस बार की नहीं? 2017 में तो नहीं लड़े थे, इस बार की क्या स्थिति है सर? जरा स्टैंड क्लियर कीजिए। शिल्पा जी, आपने अपने डिबेट की शुरुआत जो की उसमें शतरंज के खेल से आपने बात को शुरू किया। शतरंज के खेल की एक मशहूर कहावत है कि प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। तो शतरंज के खेल जो है उसके नियम के परिधि में ही खेले जाते हैं और उसी में जीत हाथ तय होती है। राजनीति के भी जो चौसर है, या राजनीति का भी जो सेवा का भाव है, जिसके मन में जैसी भावना है, वो उस राजनीति के प्रदत्त शक्तियों और नियमों के अनुसार ही होते हैं। अब तो 28 राज्यों में 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें उच्च सदन है। अब जहां उच्च सदन की व्यवस्था है वहां नेता जरूरत के हिसाब से और बड़े लीडर अपने आवश्यकता के अनुरूप चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये कई बार संगठन तय करता है, पार्टी तय करती है, या नेता तय करते हैं, बड़े नेता। तो उन्हें क्या करना है, जिसकी जैसी आवश्यकता होती है, जिसकी जैसी जरूरत होती है। किसी को स्टार प्रचारक होना होता है, किसी को कई क्षेत्रों में जाना होता है, वैसी जरूरतों को देखते हुए ये तय किया जाता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की ताकत से ही निकल के आया है। और हमारे यहाँ नेता होने के लिए गांधी जी कोई चुनाव नहीं लड़े थे, जेपी कोई चुनाव नहीं लड़े थे। तो नेता होने के लिए, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव को कोई ऐसी कोई महत्व नहीं है। नेता इस देश में तो बहुत लोग हुए जिन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। लेकिन आपकी जिस बदलाव की बात आप करना चाह रही है, जिस कंटेक्स्ट में आप बात करनी चाह रही हैं, कि अगर कोई नेता बनना चाहता है या जनप्रतिनिधि बनना चाहता है तो चुनाव लड़ के आना चाहिए। मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर पे जो आपने मुद्दा उठाया है, नहीं, बात साथ में ये भी है धनंजय गिरी जी कि एक तरफ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की दुहाई दी जाती है और दूसरी तरफ उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के रास्ते से आने की हिम्मत ये बड़े चेहरे क्यों नहीं कर पाते हैं? बात दरअसल ये है। देखिए, ऐसा है कि जितने भी बड़े चेहरे इस देश में लीडरशिप में हैं, वो कहीं कभी न कभी अलग अलग समय में अलग अलग सीटों से जीत करके आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ऐसा किसी पर सीधा आरोप नहीं लगाया जा सकता। अगर जनप्रतिनिधि है, जनता का नेता है,
पब्लिक लीडर है, मास लीडर है, तो अलग अलग समय पर अलग अलग जगह से जीत के आया होता है। लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बात कहूंगा कि किसी भी शुरुआत, किसी भी अगर बड़े बदलाव की आप बात करेंगे, हाँ। तो उसका प्रथम पुरुष एक वचन मैं से शुरुआत होती है। मैं यानी कि मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, समाज के एक व्यक्ति को शुरुआत करनी पड़ेगी, जनता को शुरुआत करनी पड़ेगी, और एक नजीर कायम करनी पड़ेगी कि भाई किसी को अगर कहीं जाना है तो वो उसका रास्ता लोकतंत्र का जो है, लोक से होकर के ये तंत्र बना है, तो इस तंत्र के तांत्रिक बनने के लिए आपको लोक के थ्रू ये रास्ता तय करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई है, इसलिए उसके हिसाब से लोग अपनी सुविधा फायदा और उठा लिया जरूरत के जाता है, हिसाब से इसका चीजों को इस्तेमाल तय कर करते लिया हैं। जाता है। चलिए अब ठीक है इसके सर, लिए लौटेंगे अगर आपके बड़े पास। बदलाव हमारे की बात साथ करेंगे, आप तो इसके बीएसपी सोशल नेता भी रिवॉल्यूशन इस की समय जरूरत मौजूद पड़ेगी। हैं, डॉक्टर डीएस मिश्रा जी। डॉक्टर डीएस मिश्रा, बहुजन समाज पार्टी की किस तरह की स्थिति? मायावती क्या चुनाव लड़ेंगी या हर बार की तरह इस बार फिर से वो सेफ रास्ता चुनेंगी? देखिए, सेफ रास्ता की बात नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना न लड़ना ये पार्टी के मुखिया के ऊपर निर्भर करता है। ये सभी दलों के लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, जो आपने शतरंज की बात की, तो शतरंज रंज का मतलब वैसे भी रंज है। रंज का मतलब होता है दुख या विरोध या कष्ट, और सत का मतलब होता है 100। 64 खानों की बिसात बिछा के 32 गोटियों से शतरंज खेला जा रहा है। यहाँ तो 403 की बिसात है, 403 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। दूसरी चीज आप कहें है कि 6 राज्यों छोड़ करके आप अगर देख लें, आंध्रा, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये उत्तर प्रदेश, इनके अलावा तो बाकी किसी के पास इसका विकल्प भी नहीं है कि कोई जो है आपके विधान परिषद में चला जाए। अब आप सोचिए, अभी आप कह रहे हैं कि नेता हार जाएगा। हमारे एक्सपर्ट महोदय कह रहे थे, विशेषज्ञ की, नेता हार जाएगा। नेता तो ममता बनर्जी जी हार गई, लेकिन क्या हुआ? चुनाव तो हार जीत के लिए बना ही है। चुनाव के डर से, हारने के डर से जो चुनाव नहीं लड़ता वो नेता के लिए नहीं कर सकता है। ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई धंधा या वो नहीं है। तो वहां तो विकल्प ही नहीं होता, वहां तो उन्हें लड़ना पड़ता है। इसलिए तो कहीं ना कहीं, और ऐसे बहुत सारे वहाँ विकल्प नहीं होता, वहाँ नहीं होता, लोग रहते हैं। शीला दीक्षित की बात कर लें, और हेमंत सोरेन की बात कर लें, शिबू सोरेन की बात कर लें, बहुत लंबी लिस्ट है। जिन 6 राज्यों की बात है, आप नहीं, आप उस चीज को देखें। बहन जी चुनाव तो पिछले कई उससे नहीं लड़ती हैं। बहन जी अकेली ऐसी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो चुनाव न लड़ करके, और सबसे बड़ी चीज देखिए, जो छोटे छोटे राज्य हैं उनकी तुलना में अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ का चुनाव आसान चीज नहीं, कई चरणों में चुनाव होते हैं। उन चरणों के चुनाव में अकेले हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, जो हमसे बड़ी हमारी स्टार प्रचारक हैं, लगभग हर जिले के में वो पहुंचने का प्रयास करती हैं। तो ऐसे में उनके लिए चुनाव लड़ना बहुत मुफीद उनको नहीं लगता है, और हम लोग भी इस बात को नहीं मानते हैं कि भाई वो लड़ रही है सब जगह। 403 सीटें उनकी हैं, उनके नाम पर लोग जीतते हैं। ऐसा नहीं कोई प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के वोट से कोई जीतता है। ऐसा नहीं कि खाली प्रत्याशी के सद्गुण उसमें काम करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की हमारी मुखिया इसलिए चुनाव नहीं लड़ती को 403 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करती हैं, और यही कारण है पिछले कई चुनाव से वो चुनाव में नहीं आई हैं। और जिसके नाते हम लोग जो है, अब प्रश्न इस बात का, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, वैसे भी कोई दल लड़े ना लड़े, लेकिन यह कि चुनाव हार जाने का किसी को डर है, किसी नेता को, तो वो नेता ही नहीं है जो चुनाव हारने का जिसको भय हो। चुनाव होता ही है, जनता कभी हराती है, कभी जिताती है। कभी 2000 वोट पाने वाले लोग जो है 2 लाख से लोकसभा जीते हैं। डर इस बात का होता है ना कि तो अगर ऐसा वो हार कुछ नहीं है कि चुनाव के डर से हमारी साख पर कहीं ना कहीं बट्टा लगने का डर होता है कि वैसे तो इतने बड़े नेता हैं। ना देखिए, एक से सुनिए, कौन नहीं हारा? इंदिरा गांधी जैसी लोग, मतलब महिला, लौ महिला, वो भी चुनाव हारी हैं। चुनाव हारना तो ठीक है, लोकतंत्र नहीं हारेगा तो क्या वो सत्ता लिखा करके आया है वहां पे कि वो चुनाव नहीं हारेगा? जनता के साथ आपका 19-20 हुआ, जनता आपको बाहर कर देगी। आपसे बेहतर कैंडिडेट हुआ, आप चुनाव हार जाओगे। चुनाव देखिए परीक्षा नहीं है, ये प्रतियोगिता है। आपके सामने कौन खड़ा है, आपकी लड़ाई उससे है। तो मुद्दा चुनाव हारने का इस पर नहीं है। 29,000 वोट पा करके यही लोग जीत गए और 48,000 वोट पा करके हार गए एक ही विधानसभा में। तो प्रश्न इस बात का है, 2 गुना वोट पा रहा है और चुनाव हार जा रहा है। 21,000 वोट पा करके भी लोग विधानसभा पहुंचे हैं, और 78,000 और 80,000 वोट पाके लोग हारे हैं। हारना जीतना तो इस पर है कि आपके सामने कौन है, किससे आपका लड़ाई है। ये परीक्षा नहीं है, ये प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। इसमें एक दूसरे के सापेक्ष चुनाव जीता जाता है। अब कोई बड़े नेता के सामने कोई लड़ गया तो बहुत निश्चित तौर पर हार जाता है। क्या वो चुनाव नहीं लड़ता है? क्या चुनाव लड़ना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, नैसर्गिक प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चुनाव, हमें नहीं लगता कोई नेता ऐसा है जो चुनाव हारने की डर से चुनाव न लड़े।
चुनाव हारना जीतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सर चुनाव आप इतना लड़ना तो मानेंगे महत्वपूर्ण ना है। लेकिन कि हमारी बड़े पार्टी की नेताओं मुखिया का तक सबसे बड़ा जमीनी इसमें यह है, हकीकत पहुंच जाती है, वहां का सर्वे पहले ही करवा लिया जाता है, जनता किस नहीं, जगह नहीं, बैठेगी फिर आप ना इसका आप आइडिया फिर उन्हें हो समझिए इस जाता बात है को। कहीं ना कहीं, सियासी हवा क्या आप कहती है देखिए इस बात को इसका अंदाजा हो जाता है सुनिए, कहीं ना जैसे कहीं। सुनिए कांग्रेस की नेता तो अभी तक चुनाव ही नहीं लड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है, अंदाजा किसी को नहीं हो जाता। अगर अंदाजा ही होता तो लोग चुनाव ही नहीं लड़ते। आप कभी क्षेत्र में आइए, जो जिसको पता लगती निर्दल लड़ता वो भी ये चैलेंज करता है सारे वोट हमारे हैं, तो अंदाजा कुछ नहीं लगता। आज जो सर्वे लोग करा रहे हैं, सर्वे पलट जा रहे हैं, किस तरह से आप अंदाजा अगर आप अंदाजा ही लगा ले तब जरूरत नहीं लड़ने की, तब तो एक आदमी को उठा करके आप बैठा दीजिए, वही चुन लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल है, इसीलिए सारे सर्वे फेल हो जाते हैं। कभी कभी क्या होती है कि किसी पार्टी की बयार होती है, हवा होती है, और कोई पार्टी उसका नकारात्मक दुष्परिणाम झेलती है, तो ऐसी कंडीशन में वो लाभ पा जाते हैं। लेकिन सकारात्मक तौर पर कोई प्रत्याशी ये नहीं है जो ये मान करके चले कि हम चुनाव हार जाएंगे इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे चुनाव लड़ने के लिए ही नेता बना है। नेता और राजनेता में और उसके बाद जो नौकरशाह हैं, यही डिफरेंस होता है उनमें। सब में एक अलग है। नेता तो जनता के बीच है, वो न लड़े तो उसके कार्यकर्ता इधर उधर हो जाए, तभी तो वो दूसरी सीट से भी साथ में लड़ते हैं, ताकि एक सीट अगर हार भी जाए नहीं, तो कहीं ना कहीं से वो, मुझे नहीं लगता है कि वो नेता होगा, अपने आप को कर सकता कहलाएगा ही नेता जो हर पार्टी में इस तरह के नेता है। बहुत लंबी लिस्ट है, शाम जो डर के बीत चुनाव लड़े वो जाएगी, नेता नहीं है। चलिए ठीक है, आप सभी के पास मैं लौटूंगी। फिलहाल मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे यहीं से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है कुछ ऐसे सवालों पर, मसलन चुनावी बेसात, क्यों आखिरकार बड़े चेहरे चुनाव से बाहर, सियासी डगर, क्या सता रहा सत्ता हारने का डर, 2022 की लड़ाई, क्या विधायकों की बूते आई, चुनाव से दूरी, कहीं बड़े चेहरों को पड़ ना जाए भारी, यूपी की बिसात, क्या विधान परिषद का रास्ता आ रहा रास। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए के विक्रम राव आपका रुख करना चाहूंगी। सीधा सा सवाल है, चुनाव से दूरी तो बनाई जा रही है, कहीं ये दूरी बड़े चेहरों को भारी ना पड़ जाए आने वाले वक्त में। इस पर आपका विश्लेषण क्या कहता है सर? क्या किए जाने की आवश्यकता है? जो चल रहा है यूं ही चलता रहे, जो ट्रेंड बना हुआ है यूं ही बना रहे, या इसमें बदलाव करने की आवश्यकता इस समय नजर आ रही है? शिल्पा, जो पहलू आपने उठाया है मैं उसी से शुरुआत करूं। आपने कहा चुनाव हारने की आशंका, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। सेनापति सरकार बनाने के काबिल हो जाए, बहुमत जीत जाए, और जब खुद उपचुनाव लड़े विधानसभा का, हारने की आशंका है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। यूपी का मशहूर विषय मणिराम में उपचुनाव हुआ, त्रिभुवन नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे, एसवी संयुक्त विधायक दल की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, मणिराम आई चुनाव अभियान करने। तो प्रधानमंत्री कभी नहीं जाता है उपचुनाव में, वो आई, और नतीजा क्या हुआ? त्रिभुवन नारायण सिंह हार गए, मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो एसवीडी टूट गई और यूपी में राष्ट्रपति शासन आ गया। यही मुख्यमंत्री को सताता है। अगर कहीं वो चुनाव हार गए, न केवल पद गया, पार्टी का भी बंटाधार हो जाता है। यही एक आशंका होती है। और उस आशंका से निपटने के लिए सबसे सरल तरीका है कि चुनावी मेथड हो, न बांस होगा न बांसुरी होगी, ये नौबत है। लेकिन मुझे लगता नहीं है जो अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं वो पार्टी का नुकसान करते हैं। जैसे आपने कहा, सेनापति जब नहीं रहेगा, भाग जाएगा, तो सेना क्या होगा? सेना को प्रेरित कौन करेगा, अनुप्राणित कौन करेगा, हिम्मत कौन बढ़ाएगा? ये सवाल है शिल्पा जी। राकेश प्रताप सिंह, कहीं ना कहीं मन में ये आशंका तो आती है ना, स्वीकार करेंगे क्या आप इस बात को? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। और यह दुर्भाग्य है, कभी कभी ऐसा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मुख्यमंत्री 99% मुख्यमंत्री के कैंडिडेट जब चुनाव लड़े हैं तो बहुत बड़े अंतर से जीत कर सदन में जाने का काम किए हैं। रही बात कि जब चुनाव के समय, जब आचार संहिता होती है, उस समय मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अगर एक विधानसभा के चुनाव में फंस जाता है तो वो और जगह समय नहीं दे पाता। जनता की अपेक्षा होती है कि हमारा कैंडिडेट, चाहे वो जितना बड़ा चेहरा हो,
लेकिन वो चाहता है कि हमारा कैंडिडेट, हमारा जिसको मैं वोट दे रहा हूँ, वो मेरे बीच में आए, मुझसे वोट की अपील करे। तो वो समय दे नहीं पाता है वो कैंडिडेट कि जितना जनता अपेक्षा करती है अपने कैंडिडेट से। दूसरा कि चुनाव हारने का जो डर की बात है, जब वो एक विधानसभा का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट या मुख्यमंत्री का जो विधायक मुख्यमंत्री होता है, तो एक विधानसभा की जनता के बीच में उलझ कर रह जाता है। पूरे प्रदेश के लिए जितना समय, पूरे प्रदेश के विकास के लिए, पूरे प्रदेश को सुशासन देने के लिए, पूरे प्रदेश के नेताओं को समय जितना देना चाहिए, या पूरे प्रदेश की जो भी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, वो लेकिन भाई दूसरी तरफ फायदा नहीं दे पाते लंबी लिस्ट उन लोगों की भी तो है ना, उन बड़े चेहरों की भी है जिन्होंने इस दायित्व को निभाया, उसे पूरा करके दिखाया। तब इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी, ना ये सोशल मीडिया था, ना मोबाइल था, ना टीवी का इतना जोर था, ना आधुनिकता और भौतिकता उतनी नहीं थी। तोमर जी, ये भी आपको मानना पड़ेगा। आज हर आदमी फेसबुक, व्हाट्सएप, आदमी की मोटरसाइकिल पकड़ी जाती है तो वो पहले दरोगा को अपना परिचय कागज नहीं दिखाता, सीधे विधायक को या सांसद को फोन मिला देता है कि फला ने मेरी मोटरसाइकिल पकड़ी है, लीजिए बात करिए। तो ये परिवर्तन भी आया है। जनता नेता और नेता को अपने दायित्वों का निर्वाह बना, और जनता की नेता से अपेक्षा में बृहद विस्तार हुआ है। इसको हमको तो के विक्रम राव जी, कई बार मैं शिविरों में इनसे ट्रेनिंग ले चुका हूं, तो इनको इस बात का एहसास भी होगा कि पिछले 20 साल में जो ये मोबाइल की वजह से संचार की जो बढ़ोतरी हुई है पूरे क्षेत्र में, उससे नेताओं पे दबाव बहुत बढ़ा है। तो रात में फोन, दिन में फोन, जो भी आप समझ रहे, एक्सीडेंट हुआ, पहले अस्पताल नहीं पहुंचता, वो अपने विधायक को, अपने सांसद को फोन मिला देता है कि पहले बोल दीजिए। पर भाई भाई का झगड़ा होता है, वो थाने नहीं पहुंचता, पहले उसमें पे फोन मिला देते हैं, मैं जा रहा हूं थाने, मुझे दरोगा को फोन कर दीजिए। नेताओं और जनता के बीच की दूरी को कम करने का काम किया, तो वही कहीं ना कहीं नेताओं पर एक अतिरिक्त प्रेशर भी डाला। नहीं, कम करने का काम नहीं किया है। जनता की जो जरूरतें हैं उसको आसानी से पहुंचा तो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन अतिरिक्त दबाव जरूर बढ़ा है। मैं स्वीकार करता हूं विधायक के तौर पे कि जैसे पहले के विधायक होते थे, लैंडलाइन था, उसके पहले लैंडलाइन भी नहीं था, निकल गए तो फोन आया, कहाँ है, क्षेत्र में है। लेकिन आज इस तरह से 24 घंटे में हर क्षण आप मोबाइल देखिए, बजता रहता है। एक दिन में हम विधायक हैं, एक दिन में 600, 700 कॉल, बिल्कुल वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो तरीका भी बदल रहा है। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जनता का एक फोन आता है, मैं उसके फोन को रिसीव करता हूँ, उसका फोन को रिसीव भी करता हूँ, उसके काम के लिए फोन भी करता हूँ, उसको भर्ती कराता हूँ, उसके इलाज का प्रबंध करता हूँ, उसकी जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करता हूँ, और उसके बाद उसको जवाब भी देता हूँ कि मैंने इस आदमी से कह दिया है जाके फला अस्पताल में फला पे। तो वो एक फोन करता है, उसके लिए मुझे 3 फोन उसको करना पड़ता है। जिससे काम होना है उसको बताना, 3 फोन करना पड़ता है। ये प्रेफर हम लोगों पे बढ़ा है। पीसीआर, आपसे कहना चाहूंगी कि विक्रम राव साहब को शायद आवाज नहीं जा पा रही है, तब तक आप उसको करेक्ट कराइए। मैं रुक करना चाहूंगी अमरनाथ अग्रवाल जी का। अमरनाथ अग्रवाल जी, शीला दीक्षित बहुत बड़ा चेहरा थी कांग्रेस दिल्ली में, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। वो भी 25,000 वोटों से वो अरविंद केजरीवाल से हार गए थे। ये जनता है, ये कब किसको अच्छे काम करने वाले को भी हरा देती है और गलत काम करने वाले को भी जिता देती है। वो जनता है। आपको चुनाव फेस करना है, विशेष परिस्थितियों में अगर कुछ है तो आप न लड़े, समझ में आता है। लेकिन जब आम चुनाव हो तो लड़ना चाहिए। हारी ना शीला दीक्षित, लड़ी थी, हारी। अरे आप ये देखिए कि आपके एक व्यवस्था ये भी है लोकतंत्र में कि आप एमएलसी ना हो, एमएलए ना हो, तब भी आप 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी, शायद अग्रवाल जी को, अमरनाथ जी को मालूम नहीं है, मोहन सिंह जी भी नहीं लड़े थे चुनाव। हाँ, मैंने मना कब किया राकेश प्रताप सिंह जी, मैंने वही बात कही थी विशेष परिस्थिति में। लेकिन आम चुनाव है, अगर लड़े नेता तो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझें। मैंने ये कहा कि अगर आपको मौका था पूरा विपक्ष की हैसियत से कि
जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़ते हुए सड़क पे दिखते, तब अगर चुनाव लड़के हार जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। ना उस समय दिखे ना अब दिखेंगे तो दिक्कत होती है। और लड़िए, जनता के लिए लड़िए। लोकतंत्र क्यों है? आप विपक्ष क्यों है? विपक्ष जनता के मुद्दों पे लड़ने के लिए है, जनता की जरूरत के समय के लिए है, कोरोना काल के समय खड़े होने के लिए है। पेट्रोल डीजल 120 रुपए लीटर जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई प्रियंका गांधी लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी? हाँ, प्रियंका गांधी लड़ने वाली है या नहीं? उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस की महासचिव हैं। हाँ। वो अपना काम कर, और मैंने बताया कि जो हमारा सीएलपी होगा, जो हमारा विधायक दल चुनेगा वो मुख्यमंत्री होगा। जीत के आएगा वो लड़े हुए वाले ही से होगा, लड़े हुए ही से ही होगा। तो प्रियंका आपका सीएम कैंडिडेट का चेहरा नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी। मैंने आपसे क्या, पार्टी तय करेगी। और फिर अभी हमारी प्रभारी है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ। के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और चुनाव जब लड़ जाएंगे, जब एमएलए चुन जाएंगे, एमएलए निश्चित रूप से वही एमएलए चुनेंगे अपने। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, जैसे नतीजे होंगे, उस हिसाब से फिर कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी, वो पार्टी नेतृत्व फिर तय करेगा। ठीक है, आपके पास आती हूँ धनंजय गिरी जी। बीजेपी का क्या स्टैंड है सर? बीजेपी कितनी मजबूती के साथ इस बार 2022 की बिसात बिछाती हुई? देखिए, हम तो सेवा ही संगठन है हमारा, बिसात तो हम बिछा नहीं रहे हैं कुछ। हम चुनाव जनता के मुद्दे को, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के साथ 24 घंटा कनेक्टेड हैं। और हम आसानी से चुनाव, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिस तरह से हम मेजोरिटी से आए थे उसी तरह से हम मेजोरिटी से दोबारा आएंगे। चूंकि हम जन सरोकार के मुद्दे से जुड़े हुए हैं, सरकारी नहीं सरोकारी राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, और डाउन टू अर्थ पार्टी है, एक एक कार्यकर्ता से जुड़े हुए लोग हैं। और हमारे यहाँ कोई पद नहीं होता है, दायित्व होता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय में अलग अलग दायित्व निभा रहा होता है। और जैसे वैश्विक महामारी कर रहे थे, महामारी में पूरी दुनिया ने ऐसा नहीं देखा होगा, ईश्वर करे किसी को दुनिया को देखना भी ना पड़े ऐसा। उस समय सिर्फ जो पार्टी, जो प्रदेश में सिर्फ योगी नजर आ रहे थे और देश में सिर्फ मोदी नजर आ रहे थे, तो देश और प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी है और हम थम्पिंग मेजोरिटी से दोबारा जीत के आएंगे। इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। चुनावी प्रक्रिया है, जनता का आशीर्वाद मिलना है, जनता मालिक है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि केवल योगी जी और मोदी जी दिखाई समझ पा रहे हैं, जो नजर आ रहा है, जो दिख रहा है, जो परिलक्षित हो रहा है। रोडों पे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता खाता तो इस तरह से निकल के हम प्यास से मर रहे थे, लोग निकल के आएंगे। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खाना बांटने का काम किया, उनको पहुंचाने तक का काम किया। ठीक है, वन बाय वन इस तरह की बात। अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से सर भाई साहब बोलिए अग्रवाल जी। आप अपने समय में जो लोग मुझे करे बोलिए, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ आपको। सबको योगी जी का देखिए, आप लोगों ने दिखाया शमशानों में जगह कम पड़ गई। आपने आंकड़े छुपाए, आपने कहा 3 शिक्षक मरे हैं, 1700 मरे थे। सारे काम आपने कर लिए, कौन सा ऐसा काम था जो रह गया? अस्पताल में दवा नहीं थी, इंजेक्शन। विपक्ष का कहना है धनंजय गिरी जी कि जहां आपने कमी छोड़ी वहां विपक्ष जनता के साथ खड़ा रहा, जिस समय जनता को मदद की आवश्यकता थी। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन विपक्ष वहां पर खड़ा रहा। बिल्कुल खड़ा रहा। हमने 1000 बसें दी, आपने जवाब दे रहे हैं कंट्रोवर्सी। धनंजय जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है शिल्पा जी कि अग्रवाल जी सुन लेते हैं। शिल्पा जी देखिए, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है, ये सिर्फ ट्विटर पे खड़े रहे हैं, कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पर खड़ी रही है। ये पूरे देश की जनता ने देखा है, प्रदेश की जनता ने देखा है, और सिर्फ लफाजी है। और इसी कारण से जो कांग्रेस इतने समय से करती जा रही है, पूरी, अब अगर आप चुनाव की बात करें तो कहीं रेस में नहीं हो कांग्रेस से, कांग्रेस की कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। क्योंकि देश की जनता, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को धक्का बता दिया है। राहुल जी खुद यूपी से चुनाव हार गए हैं। अच्छा ठीक है, तो इन लोगों ने अगर सेवा किया होता, समाज को समझा होता, विपक्षी दल अपने अपने वायदों में लगे हुए हैं, लेकिन जनता उन्हें कितना स्वीकार करती है नहीं करती है ये उनका मैटर है। आप बीजेपी की बात कीजिए। 2017 में तो चलिए योगी आदित्यनाथ को वो विश्व प्रसिद्ध इतने थे नहीं जो वो मुख्यमंत्री बनने के बाद देश और दुनिया में हो गए, जो उनकी इमेज बनी, जो उनकी छवि दूर दूर तक पहुंची। लेकिन अब बहुत बड़ा चेहरा है। कहा जाता है कि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं बहुत मजबूती के साथ उभरे हैं। अब इस बार क्या इसी मजबूती के साथ वो जनता के बीच जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि 17 और 22 में काफी हद तक चीजें बदल चुकी हैं, मजबूती भी कमजोर हो चुकी है। बताइए धनंजय जी।
हो चुकी है, लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अग्रवाल जी, एक बार उनको जवाब देने देते हैं, उसके शिल्पा बाद जी मैं आपके पास आती हूँ। शिल्पा जी आपने प्रश्न भी पूछा अग्रवाल, एक प्रश्न क्या अग्रवाल जी से था कि मुझसे था? धनंजय जी, आपसे सवाल था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कि 17 में तो वो नहीं लड़े, लेकिन अब शिल्पा जी, 2022 में क्या वो चुनावी अखाड़े में उतरेंगे, जनता के मैं बीच वही बता रहा जाएंगे? हूँ शिल्पा जी, मैं वही बात। मनीष का हाँ बोलिए बोलिए। देखिए आपने प्रश्न के साथ उत्तर भी दिया है। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के पहले भी योगी आदित्यनाथ एक बड़ा नाम था और उसके पहले भी कई अनेक चुनाव वो जीत चुके थे और एक बड़ी पर्सनालिटी के तौर पे वो जाने जाते थे और आज के डेट में उससे भी बड़ी पर्सनालिटी बने हुए हैं। तो आप ये समझिए कि चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, हर सीट पे चुनाव लड़ना है। मोदी जी को, योगी जी को हर सीट पे चुनाव लड़ना है, बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ना है, हर सीट पे चुनाव लड़ना है। तो चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, हर सीट पे लड़ेंगे और हर सीट पे पार्टी लड़ेगी। और मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा, हमारे यहाँ पर्सन सेंट्रिक नहीं है, व्यक्ति सेंट्रिक नहीं है, विचार सेंट्रिक है। संगठन सबसे ऊपर है, जो संगठन तय कर देगा उसको वो भी मानेंगे, उसको मोदी जी भी मानेंगे, योगी जी भी मानेंगे। और जो जितना बड़ा चेहरा होता है, जितना बड़ा नेता होता है, जिसकी इतनी बड़ी डिमांड होती है, जितनी बड़ी पब्लिक एक्सपेक्टेशन होती है, जितने लोग उनकी मांग करते हैं, उतने जगह पर उन्हें जाना पड़ता है, उन्हें उपस्थित होना पड़ता है, उन्हें चुनाव लड़ने में अपनी भूमिका को, महती भूमिका को अदा करना पड़ता है। इसलिए वो अपनी जो भूमिका है वो अपने हिस्से की ईमानदारी से भूमिका निभाएंगे। और जितने बड़ी मार्जिन से हम लोग 2017 में आए थे, उससे बड़ी मार्जिन से हम लोग 22 में सरकार बनाएंगे, इतना तय समझिए शिल्पा जी। आप कितने आश्वस्त हैं डॉक्टर DS मिश्रा बीएसपी को लेकर? क्योंकि जाहिर सी बात है, जितना बड़ा चेहरा होता है उससे उम्मीदें उतनी ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। शिल्पा जी चाहे हमारे भाजपा के मित्र हों, चाहे कांग्रेस के मित्र हों, चाहे सपा के, ये एक भी 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जबकि कह रहे हैं हम सब पर लड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ये लोग अकेले नहीं, गठबंधन करके, गांठ को बांध करके, इकट्ठा करके मुट्ठी भर, तो अब ये चुनाव लड़ रहे हैं। 403 सीटों पर केवल बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। और आप भी जानती हैं और जनता भी जानती है और देश भी जानता है, आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा वेस वोट किसी के पास नहीं है। इसलिए सब ये चाहे जितना लोकतंत्र की लड़ाई में जो चुनाव का ये मतलब डिबेट और मीडिया के थ्रू जो है चुनाव लड़ा जा रहा है, इस चुनाव से चुनाव नहीं होता। चुनाव आम जनता, जो 70% जनता अभी भी इन चीजों से दूर है इस देश में, इस प्रदेश में विशेष रूप से, तो चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, अकेले लड़ रही, 403 सीटों पे लड़ रही। बाकी कोई ऐसा दल हो, ये बैठे हुए हैं सारे हमारे प्रवक्ता, सभी सम्मानित हैं, कोई भी एक जो है ये बता दे जो 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हो। अगर हाँ तो आप बताइए, तो कैसे ये सबसे ज्यादा बहुमत से और जीतने के वो करते हैं? अग्रवाल जी जवाब देना चाह रहे हैं। हमारे पास सबसे है, मजबूती हमारे पास सबसे ज्यादा है। चुनाव हम लड़ रहे हैं 403 सीटों पर, बाकी कोई ऐसा दल नहीं है जो 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अगर लड़ रहा है तो बता दे, कोई 4 सीट उनको दे रहा, कोई 50 सीट उनको दे रहा, कोई 20 सीट उनको दे रहा है। कोई भी ऐसा दल नहीं है बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो 403 सीटों पर अब रही आप बात कह रही कि आप कैसे आश्वस्त हैं कि वो सारी सीटों पर लड़े। कोई दल, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, सामने आपके बैठा हूँ, आप खुद भी, ठीक है, आप तो खुद विद्वान हैं और दिन भर लोगों को से डिबेट कर रही हैं। आप खुद बताइए, देख लीजिए, हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं जो एक्सपर्ट के रूप में हैं। आप बता दें कौन सा ऐसा दल है जो 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है? अकेले बहुजन समाज पार्टी। इसीलिए अकेले बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी और 2022 में सरकार बनाएगी। ठीक है, राजनीति करना, और उसके बाद जब जनता समझ जाती है तो ऐसे ही होता है जो हो रहा है आपको। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले राकेश प्रताप सिंह, कितने आश्वस्त और ये कब स्पष्ट होगा कि अखिलेश यादव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? क्या वो खुद सामने आकर इसका क्लैरिफिकेशन देंगे? राकेश प्रताप सिंह। देखिए, वो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो ये तय करेंगे कि उनको लड़ना है कि नहीं लड़ना है और कहां पे लड़ना है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये 403 फीट पे लड़ने की बात कर रहे हैं, कोई 300 फीट पे लड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का वही हाल होने जा रहा है जो 17 के पहले था। जनता को गुमराह करके, जनता को इधर उधर घुमा के, ये वोट ले लेके, और जनता का कोई काम इस सरकार ने नहीं किया है। ये सड़कों का बुरा हाल, सुशासन का बुरा हाल, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल,
रोज हत्याएं, रोज लूट, रोज डकैती, रोज बलात्कार, सबका बुरा हाल है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तभी उस प्रदेश में अमन, चैन, विकास इस प्रदेश को मिल सकता है। चलिए, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको ढेरों शुभकामनाएं। के विक्रम राव, फाइनल कमेंट आपका। शिल्पा, मुझे एक बात कहनी है आपके बयान के संदर्भ में। सारी चीज निर्भर करती है, विश्लेषण का असली आधार होता है कि संगठन आधारित चुनाव है हाँ। या व्यक्ति केंद्रित चुनाव है। हाँ। एक उदाहरण मैं दूं, पिछली सदी के 7वें दशक में अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनसंघ ने मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया, जैसे आज प्रियंका वाड्रा का हो रहा है। पार्टी का सफाया हो गया, सरकार बनाने की नौबत तो छोड़िए, मुख्य विरोधी दल नहीं हो पाया। अटल बिहारी वाजपेयी सर के आदमी पिछले सदी में काफी मशहूर थे, वो ज्यादा मशहूर थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तो मुझे इसे इतना कहना है कि जनता का मूड होता है। यहाँ सेनापति की बात आपने शुरू की थी, अगर सेनापति भाग गया, नहीं सामने इस बात का पार्टियों को ख्याल रखना तो होगा। एक्सक्यूजेस तो बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन इस पहलू को भी नकारा नहीं जा सकता। अग्रवाल जी, जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपका। सर, समय की कमी है, जल्दी जल्दी। राव साहब ने जो कहा वो बात उनकी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं एक बार बार कह रहा हूँ कि अब जमाना बदल चुका है, सोशल मीडिया है, आम आदमी जानता है कि सरकार में बैठा व्यक्ति काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विपक्ष में बैठा व्यक्ति हमारी आवाज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इसीलिए तो डर होता है ना इन तमाम नेताओं को, तमाम बड़े चेहरों को, कि लोगों को पता है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं मन में आशंका होती है। जल्दी से डॉक्टर DS मिश्रा, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, और दल अपने नेता घोषित करे न करे, बहुजन समाज पार्टी की नेता, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी, ये सर्वविदित है। हम मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, हम पीछे से चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। दूसरी चीज, जो लोग सरकार का धन बांट करके ये बताते हैं कि मैं सरकार के में 2 ही लोग खड़े थे, 4 लोग खड़े थे, हाँ। अरे वो जनता का धन है, आप नहीं बांटोगे। जो मुख्यमंत्री रहेगा, जो प्रधानमंत्री रहेगा, वो मदद करेगा। क्या विपक्ष के लोग जाकर के सरकार की गद्दी पर बैठ करके सरकारी धन का बदर बांट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। संवैधानिक तौर पर आप उस पद पर हो, आपने उस जिम्मेदारी निभाई। बहुजन समाज पार्टी ने अपने लेवल पर जो भी जनता है, सब देख रही है, सबको पहचान रही है। धनंजय गिरी जी, जाते जाते फाइनल कमेंट काम को किया है। सर, शिल्पा जी, देखिए, ऐसा है कि प्रदेश की जनता और देश की जनता वर्तमान हमारे सरकार के साथ है। वो चाहे प्रदेश में योगी सरकार हो, चाहे देश में मोदी सरकार हो, हमें पूरा भरोसा है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता सब देख रही है, और जनता थम्बिंग मेजोरिटी से, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार को लाएगी। और जितने बड़े बहुमत से पिछली बार आए थे, उससे कहीं बड़े मैसिव बहुमत से हम जीत करके आएंगे और यूपी में एक मजबूत सबल सरकार को देंगे और जनता के हितों की रक्षा करेंगे। क्योंकि लोगों को पता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता, समाज को सुरक्षित रखना है, अक्षुण्ण रखना है। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश की बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सबके अपने अपने दावे हैं, सब अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं। ऐसे में किसके दावों में होगी कितनी हकीकत, कितनी सच्चाई, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में। जनता आप है, आपको फैसला करना है। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।